नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ रिसर्च पेपर राइटिंग कैसे करें, एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसे बनाएं। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि रिसर्च पेपर आखिर कहते किसको हैं। जब भी हम अपने एरिया में कोई रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ मेथडोलॉजीज़ अपनाते हैं इस समाधान को ढूंढने के लिए, और फिर हमें कुछ रिज़ल्ट मिलता है, उसको किसी सर्टेन फॉर्मेट में जब हम किसी जर्नल को रिपोर्ट करते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं तो ये आपका रिसर्च पेपर कहलाता है। रिसर्च पेपर में यहाँ क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी न किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या किसी रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं यूजिंग सम मेथडोलॉजी। यहाँ पर किसी जर्नल को आप चूँकि रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो बेहतर है कि आप जब पेपर लिखने चले तो सबसे पहले जर्नल को सर्च करें कि आप अपना काम किसको रिपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए सहूलियत ये होगी कि आप उस जर्नल के हिसाब से ही अपने पेपर को रेडी करेंगे। कुछ उनके रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ उनके अपने तरीके होते हैं। उसके हिसाब से यदि आप पेपर को बनाएंगे तो उसके एक्सेप्टेंस के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप पहले जर्नल को फाइंड आउट कीजिए, उसके स्कोप को सर्च कीजिए कि उनका स्कोप क्या है, वो किन तरह के पेपर को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर यदि आपका स्कोप भी स्टडी का वही है, सपोज़ कोई सोशल मीडिया पे पेपर एक्सेप्ट कर रहा है या जेंडर स्टडीज़ पर पेपर एक्सेप्ट कर रहा है, आप भी जेंडर स्टडीज़ पे ही काम कर रहे हैं और वो उस पेपर में जर्नल में भेजना चाहते हैं, तो आप उसको मैच कीजिए, आप उसको देखिए कि उनका स्कोप क्या कह रहा है। उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि जेंडर स्टडीज़ में जितने तरह के पेपर होंगे सब तरह के पेपर को जर्नल एक ही जगह एक्सेप्ट करेंगे। इसमें मेथडोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप उस जर्नल के कुछ पेपर्स को देखिए, ये स्कोप में कई बार मेंशन नहीं होता है। आप उसके मेथडोलॉजी को सर्च कीजिए कि किन तरह की मेथडोलॉजी वाले पेपर को पब्लिश किया हुआ है। आप रिसेंट कुछ उनके वर्क को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये क्वालिटेटिव वाले पेपर ही पब्लिश कर रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव वाले ही पेपर पब्लिश करते हैं। कुछ क्वांटिटेटिव में भी आप देखेंगे कि कुछ सिंपल टेस्ट वाले ही पेपर करते हैं। ये आप स्कोप एंड मेथडोलॉजी को ज़रूर सर्च कर लें और उसी के हिसाब से आप पेपर को बनाना शुरू करें। तो जब आप पेपर को बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले टाइटल होता है। जब भी आप टाइटल को लिखें, ये सबसे अंत में लिखिएगा पूरा काम करने के बाद। ये क्रक्स होता है, आपके स्टडी को बहुत ब्रीफ में रीडर को बताता है कि आपने क्या किया है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग वन। जैसे न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ बना देखते हैं, उसमें हेडलाइन जो होता है वो बहुत कैची होना चाहिए, वैसे ही आपका टाइटल भी कैची होना चाहिए विथ ऑल इन्फॉर्मेशन। एंड कहते हैं कि 12 शब्दों से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कीजिए, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं। तो आप बहुत लेंदी मत बनाइए, सब कुछ टाइटल में ही मत बनाइए। यदि टाइटल किसी को पसंद आता है, ऐसा बनाइए इतना इंटरेस्टिंग हो कि टाइटल कोई पढ़े तो उसको समझ में आए और वो आपके काम में इंटरेस्ट ले। उसके बाद का पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट लिखना, सारांश। लेकिन मैं इस वीडियो में सारांश एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें। उस पार्ट को छोड़ रही हूँ। फिर आती हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट पे। आप इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए क्या कीजिए कि जो काम हुए हैं, जो काम पहले हुआ है वो बताइए कि दुनिया क्या जानती है उस इशू के बारे में, पहले उसको मेंशन कीजिए। और क्या नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है का मतलब रिसर्च गैप। उस रिसर्च गैप को मेंशन कीजिए और फिर ये बताइए कि ये गैप को स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है, उस गैप को फिल करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उसको मेंशन कीजिए। यहाँ पे ये रेलिवेंस हो जाता है, व्हाई इट इज़ सो रेलिवेंट टू फिल दैट गैप। और फिर रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं और यदि आपका जर्नल का फॉर्मेट कहता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कीजिए तो आप ऑब्जेक्टिव को भी मेंशन कीजिए कि उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या करेंगे तो उसका आंसर कर पाएंगे, वो आप ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रेडी हो जाता है। और ये वर्ड लिमिट के हिसाब से जर्नल्स बताते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन कितना लेंदी होना चाहिए, कितने वर्ड्स में होना चाहिए। और फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हम मेंशन करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि
जनरली दो तरह के फॉर्मेट जर्नल्स में आपको मिलेंगे। एक होता है जिसमें इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट होता है, IMRD मॉडल। तो ये कम शब्दों में, जहाँ 3000, 3500, 4000 शब्दों में पेपर्स को इनवाइट करते हैं, वहाँ पर ये फॉर्मेट फॉलो होता है। जहाँ 6000 प्लस वर्ड्स में आपको इनवाइट करते हैं पेपर, जो लेंदी पेपर्स होते हैं 8000 वर्ड्स वाले, वहाँ पर जर्नल लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन आपका अलग से होता है। और यहाँ पे आपको पूरे उस लिटरेचर को जो रीसेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट किया है, वो सब कुछ यहाँ पर हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ लिटरेचर रिव्यू पार्ट में क्या करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। जो जो गैप मिला होता है, जो चीज़ें नहीं हुई होती हैं यहाँ प्रीवियसली, उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और उस गैप के बेसिस पे ही यदि आपके पास कोई हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उन स्टडीज़ के बेसिस पे क्या आप इस रिसर्च क्वेश्चन के बारे में कुछ एक टेंटेटिव आइडिया लगा पाते हैं, कुछ एक टेंटेटिव रिजल्ट के बारे में सोच पाते हैं, हम उसको भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़, जो गैप मिला, हम अपनी हाइपोथेसिस को यहाँ पर रखते हैं। यदि आपको कुछ टेस्ट करना है तो किसी चीज़ का इम्पैक्ट किसी चीज़ के ऊपर यदि आपको लग रहा है कि टेस्ट करने की ज़रूरत है, तब आप हाइपोथेसिस मेंशन करते हैं। अदरवाइज़ आप हाइपोथेसिस यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज करते हैं प्रीवियस रिसर्चेज को और अपने गैप को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं। और इसके बाद आता है मेथडोलॉजिकल पार्ट। सो आपको लिटरेचर रिव्यू में भी मैंने बताया हुआ है इसके बारे में, यहाँ फिर से बता रही हूँ कि मेथडोलॉजिकल पार्ट में आप बताते हैं कि आपने क्वालिटेटिव अप्रोच क्यों लिया है इस स्टडी के लिए। आप उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि उस तरह के रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है और इसी अप्रोच से इसको आंसर किया जा सकता है, इसी अप्रोच से इसको समझा जा सकता है। और या क्वांटिटेटिव बड़े स्केल पे कुछ आप कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं स्टडी, तो वहाँ क्वांटिटेटिव की ज़रूरत होती है। सो क्यों क्वांटिटेटिव ले रहे हैं? प्रीवियस रिसर्चेज में क्या आपको कोई मेथडोलॉजिकल गैप मिला था जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर कोई अप्रोच ले रहे हैं? आप वो भी मेंशन कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद आता है रिसर्च डिज़ाइन। क्या आपकी स्टडी एक्सपेरिमेंटल है, क्या एक्सप्लोरेटरी है, क्या डिस्क्रिप्टिव है? जो भी तरह के रिसर्च डिज़ाइन है, क्यों है और क्या है उसको बताएंगे। फिर अपनी पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन सा पॉपुलेशन है, क्यों वही पॉपुलेशन है, क्यों दिल्ली और मेट्रो में ही आप स्टडी कर रहे हैं, वाई नॉट इन विलेज, सो दैट यू हैव टू जस्टिफाई। क्या कोई ऐसी पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं जो यहीं एग्जिस्ट करता है या कोई रूरल एरिया में ही एग्जिस्ट करता है? सो यू आर गोइंग टू मेंशन हियर। और फिर कौन से सैम्पलिंग मेथड के थ्रू आप उस पॉपुलेशन से अपने सैंपल को ले रहे हैं, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या कोई कैंसर का पेशेंट है जिससे हमें दूसरे पेशेंट के बारे में, फिर किसी और से किसी के बारे में पता चलता है और तब हम अपने सैंपल को सेलेक्ट कर पाते हैं। सो किस वाले सैम्पलिंग मेथड से हमने अपने सैंपल को लिया, इसका भी जस्टिफिकेशन होता है। एंड देन कम्स हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई टूल है जो वैलिडेट किया है आपने? उसका जिक्र करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए इस टूल को वैलिडेट किया गया है और वैलिड कैसे आपने वैलिडिटी कैसे चेक की है, वो भी आपको मेंशन करना है। और उसके बाद आपको आता है कि आप डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे। डेटा आपने कलेक्ट कर लिया कि क्वेश्चनर से किया, इंटरव्यू से किया, एथनोग्राफी की, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए क्या आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट लगा रहे हैं? आप उसको क्वालिटेटिव अप्रोच लेकर उसको एनालाइज कर रहे हैं, थेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। आप कैसे उसको एनालाइज करेंगे? या कोई टेस्ट लगा रहे हैं, टी टेस्ट लगा रहे हैं, अनोवा लगा रहे हैं, कुछ और टेस्ट लगा रहे हैं उसको समझने के लिए, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। और यदि कोई सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के किस वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो भी मेंशन करते हैं। सो इस तरीके से मेथडोलॉजी वाले पार्ट को आप ईच एंड एवरी ब्रीफ यू आर मेंशनिंग।
और उसके बाद आता है रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम डेटा को रिपोर्ट करते हैं। सो यहाँ सारे डेटा को नहीं रिपोर्ट करते, रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से 1 बाय 1 सीक्वेंस में जो इम्पॉर्टेंट डेटा होता है हम रिजल्ट सेक्शन में उसको मेंशन करते हैं, और हम इस रिजल्ट को फिगर से, ग्राफिक से, टेबल से भी प्रेजेंट करते हैं सो दैट कि इसको आसानी से समझा जा सके। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है रिसर्च पेपर में डिस्कशन का। हम डिस्कशन पार्ट में क्या करते हैं, अपने रिज़ल्ट को एज इट इज़ फिर से रिपीट नहीं करते, हम उस रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं और ये बताने 1 बाय 1 यहाँ भी एनालाइज करते हैं। एक एक रिज़ल्ट को, एक एक रिसर्च क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट आया है उसको लेते हैं एंड 1 बाय 1 ये बताने की कोशिश करते हैं एनालाइज करके कि उसमें वो अलग कैसे है, सिमिलर कैसे है प्रीवियस स्टडी से, यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे डिफरेंट है पहले की स्टडी से, हमारा काम यूनिक कैसे है बाकी काम से और ये कैसे यूनिकली कंट्रीब्यूट किया है हमारे नॉलेज डोमेन में, ये हम बताते हैं। सो यहाँ पर रिज़ल्ट एज इट इज़ ना डालकर उसको एनालाइज कीजिए, उसका इम्पॉर्टेंस बताइए रीडर को और कैसे यूनिक है, क्या डिफरेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और उसके बाद आता है कंक्लूजन पार्ट। अगेन दिस इज़ द क्रक्स ऑफ योर स्टडी। ब्रीफ में हम सब कुछ बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी स्टडी में क्या चीज़ें हुई हैं और इसने हमारी स्टडी ने कैसे एडवांस किया है हमारे एरिया के रिसर्च को, हमारे नॉलेज डोमेन को कैसे एडवांस किया है। सो ये कंक्लूजन पार्ट में होता है। यदि लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्टडीज़ फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए सजेशंस का अलग से कोई कॉलम ना हो तो आप कंक्लूजन पार्ट में ही अपने लिमिटेशंस को मेंशन कीजिए और ये भी बताइए कि फर्दर रिसर्चर यदि स्टडी करें तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या गैप रह गया है वो आप मेंशन कर दीजिए और इस तरीके से आप अपने काम को प्रेजेंट कीजिए। और प्लेगरिज्म ज़रूर चेक करें, लेस दैन 10% आपका होना ही चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ इट। हम कई बार बहुत अच्छे जर्नल में भेज रहे होते हैं तो मोर देन 1 सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं से भी कोई प्लेगरिज्म नहीं रह जाए और जितना कम हो उतना रखने की कोशिश कीजिए। ग्रामर अपने जो सेंटेंस है सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यदि आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो आप एडिटर्स से मदद ले सकते हैं, एडिटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल, तो आप उससे मदद लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में पेपर बना रहे हैं उनके पेपर इंग्लिश में, कई बार ये लोग जो एडिटिंग सर्विसेज देते हैं वो पूरे के पूरे पेपर को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप यदि हिंदी में भी काम कर रहे हैं और इंग्लिश में आप अपना पेपर, आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक आने के चांसेस हैं, तो आप वहाँ पर एडिटिंग सर्विसेज लीजिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। आप अपने आसपास ही किसी ऐसे सर्विसेज के लिए आप लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे जर्नल सर्विसेज जो एडिटिंग की प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेफ्टी चार्जेस लेते हैं। तो आप अपने लोकल में भी किसी को सर्च करके आप मदद ले सकते हैं और पे कर सकते हैं। डुप्लीकेट कभी मत कीजिए किसी के काम को, जिसको भी लिखते हैं रेफ़र करते हैं उसको ज़रूर साइट कीजिए। आप शुरू से अंत तक जहाँ भी किसी के काम को रेफ़र करते हैं या किसी के काम के बारे में बताते हैं वहाँ पर प्रॉपर साइटेशन उसको साइट ज़रूर कीजिए। वो अलग अलग स्टाइल में जर्नल्स के साइटेशंस होते हैं, वो जर्नल की क्या स्टाइलिंग है आप उसको समझिए और अकॉर्डिंगली आप पेपर में उसको साइट कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, लिटरेचर रिव्यू पार्ट, डिस्कशन पार्ट हैव ऑल दीज साइटेशंस, सो मस्ट गो फॉर इट। परफेक्ट जर्नल चूज़ कीजिए, अकॉर्डिंगली पेपर लिखिए। आप जर्नल के स्कोप के हिसाब से उनकी मेथडोलॉजी को समझकर यदि आप पेपर बनाएंगे और इन सारी बातों का हर सेक्शन में ध्यान रखेंगे तो आपके पेपर के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। सो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप पेपर बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में अलग वीडियो में बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड विथ मी।
टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।